हेलो। हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो मोटर का पंप का जो शेष बचा था उस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके बाद जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं बेटा, उसके बाद हम लोग को मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी पढ़नी है। ये कुछ नहीं होता है बेटा, इट इज़ द रेशियो ऑफ द मैनोमेट्रिक हेड टू हेड गिवन बाय इम्पेलर टू वाटर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैनोमेट्रिक हेड अपॉन हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर टू वाटर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा G इंटू एच एम, मैनोमेट्रिक हेड हो गया, और आपका जो ये हो गया VW2 इंटू U2। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, मैकेनिकल इफिशिएंसी। मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या होता है बेटा? इट इज रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट इम्पेलर, ठीक है, टू द पावर ऑफ शाफ्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। द पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द पंप इज ऑलवेज मोर देन पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर। ठीक है बेटा, तो इम्पेलर कुछ नहीं होता है। इम्पेलर जो होता है आपका केसिंग के अंदर होता है, उसी को हम लोग इम्पेलर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो आपका मैकेनिकल इफिशिएंसी हो जाएगा W, कैपिटल W बाई जी, और व्हीरल वेलोसिटी और U2 अपॉन शाफ्ट पावर। ठीक है, शाफ्ट पावर क्या होता है? शाफ्ट पावर जो जितना भी पावर अवेलेबल हमें होता है शाफ्ट पे, वही हमारा शाफ्ट पावर कहलाता है। ठीक है, जो W है वो क्या है? वेट ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी, यानी टोटल एफिशिएंसी, इसी को बोलते हैं हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी बेटा क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ओवरऑल एफिशिएंसी होता है W इंटू एच एम अपॉन 1000 होल अपॉन शाफ्ट पावर। ठीक है, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए बेटा, हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि विशेष चाल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, इट इज़ द रेशियो, इट इज़ द स्पीड ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप विच वुड डिलीवर 1 cubic मीटर ऑफ लिक्विड पर सेकेंड अगेंस्ट ए हेड ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो एन एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक स्पीड, इक्वल्स टू होता है N इंटू रूट क्यू और बाय मैनोमेट्रिक हेड का 3/4 पावर। ठीक है, तो यहाँ पे N जो बेटा है क्या है? स्पीड है, RPM इम्पेलर की, और जो Q है वो डिस्चार्ज है। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें एक हेडिंग है स्लिप फैक्टर। ये स्लिप फैक्टर क्या होता है कि व्हेन द मोशन ऑफ पंप टेक प्लेस, the liquid which between two impeller is unable to move around with impeller, which result in a pressure difference on both side of the van. ठीक है, the pressure is high on leading face on low on ट्रेलरिंग फेस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे, विद्युत मोटर या किसी प्रथम चालक की सहायता से अंतर्नोदक को घुमाया जाता है, यानी इम्पेलर को घुमाया जाता है। आप केंद्रीय बल से तो केंद्र का पानी इसकी ऊपरी परिधि की ओर जाती है। ठीक है, जिससे केंद्र पर आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है,
फलस्वरूप चूषण पाइप का द्रव अंतर्नोदक के केंद्र या नेत्र की ओर प्रवाहित होने लगता है। जब द्रव अंतर्नोदक की परिधि से आवरण में आता है, इसमें पर्याप्त गतिज ऊर्जा तथा कुछ दाब भी होती है। जैसे जैसे द्रव आवरण में आगे की ओर प्रवाहित होता है, आवरण के बढ़ते हुए काट के क्षेत्रफल के कारण गतिज ऊर्जा दाब में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए। जैसे जैसे अब चलिएगा मतलब तो वहाँ से क्या होता है, हमारा एरिया बढ़ने लगता है। तो जैसे ही हमारा एरिया बढ़ने लगता है तो हमारा क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार आवरण के निकास तक पहुँचते पहुँचते द्रव काफ़ी दाब ग्रहण कर लेता है, जिससे वह प्रदाय पाइप में चढ़ता है या दाब से प्रवाहित होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पंप में निम्न 3 प्रकार की हानियाँ होती हैं। कैसी कैसी हानियाँ होती हैं? फर्स्ट है आपका द्रविक हानियाँ, यानी जो द्रव से होने वाले हानियाँ हैं। इन हानियों का तात्पर्य मुख्यतः अंतर्नोदक में द्रव प्रवाह के घर्षण से इस अतिरिक्त पंप आवरण में घर्षण तथा विक्षुब्ध द्रव यानी टर्बुलेंट प्रवाह हानियाँ भी इसमें सम्मिलित की गई। अब देखिए आयतनिक हानियाँ में हम क्या देखेंगे, जिसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक लॉस कहते हैं। ठीक है, पंप में द्रव प्रवाह के अंतर्गत द्रव के क्षरण के कारण द्रव का आयतन की हानियाँ होती हैं, अतः वास्तव में पंप से कुछ कम प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए मैकेनिकल लॉसेज क्या क्या हैं। इन हानियों का तात्पर्य बेयरिंग तथा ब्लेड आदि घर्षण से हैं। उपयुक्त हानियों के कारण ही जितनी ऊर्जा प्रथम चालक द्वारा पंप को दी जाती है, वह पूर्ण रूप से द्रव को परोसित नहीं होते हैं। ठीक है, अतः सापेक्ष में हम ऊर्जा समीकरण निम्न प्रकार लिख सकते हैं। प्रथम चालक द्वारा दी गई ऊर्जा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पंप से प्राप्त द्रव को दी गई ऊर्जा प्लस आयतनिक ऊर्जा हानियाँ प्लस द्रविक ऊर्जा हानियाँ, यांत्रिक हानियाँ। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, पंप की विभिन्न दक्षताएं निम्न प्रकार है, जैसे कि हमने पहले बताया। द्रविक या मैनोमीटर दक्षता, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। मैनोमेट्रिक शीर्ष होता है, मैनोमेट्रिक शीर्ष प्लस द्रविक हानियाँ, तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा, मैनोमेट्रिक हेड अपॉन मैनोमेट्रिक हेड प्लस द्रविक हानियाँ। बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आयतनिक दक्षता। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आयतनिक दक्षता होती है। वास्तविक प्राप्त द्रव का आयतन, वास्तविक प्राप्त द्रव प्लस क्षरण आयतन हानियाँ। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए मैकेनिकल इफिशिएंसी, जैसे कि पहले बताया इंग्लिश में। मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या होता है, अंतर्नोदक पर ऊर्जा और प्रथम चालक या मोटर की ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण ऊर्जा। बेटा संपूर्ण ऊर्जा क्या होता है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल इफिशिएंसी या ओवरऑल इफिशिएंसी। तो ये कुछ नहीं होता है, द्रविक दक्षता, आयतनिक दक्षता और यांत्रिक दक्षता का टोटल गुणनफल होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इफिशिएंसी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अपना टोटल इफिशिएंसी या ओवरऑल इफिशिएंसी। ओवरऑल इफिशिएंसी को इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि पंप से प्राप्त द्रव की दी गई ऊर्जा तथा या शक्ति और पंप को दी गई ऊर्जा या शक्ति। ठीक है, प्रतिगामी या पश्चाग्र पंपों की दक्षता 50 से 90% तक तथा अपकेंद्री पंपों की दक्षता 75 से 88% तक होता है। अब देखिए पंप की शक्ति यानी पावर ऑफ पंप। ठीक है,
पंप चलाने के लिए प्रथम चालक या मोटर की शक्ति। P बराबर क्या है, WHM अपॉन 1000 इंटू टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, जहाँ पे HM क्या है, पंप का मैनोमेट्रिक शीर्ष है, हेड मीटर में है। W क्या है, पंप से प्राप्त द्रव का भार न्यूटन पर सेकेंड में है। जो ईटा टी है, पंप की संपूर्ण दक्षता है। ठीक है, यदि W किलो भार पर सेकेंड में, तब अश्व शक्ति हो जाएगा आपका W इंटू HM अपान 75 इंटू ईटा टी। ठीक है, पंपों में ऊर्जा की बचत हेतु सुझाव। देखिए मेन क्या है कि पंपों में कैसे हम ऊर्जा का बचाव करें, किस प्रकार से ऊर्जा को सेविंग करें पंप में। तो पंपों का उचित रख रखाव रखना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल सही है। टाइम टू टाइम ग्रीसिंग, ऑयलिंग भी करना चाहिए। अब देखिए पंपों से निकलने वाले पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें जिस स्थान पे पहुंचाना है उसी स्थान पे पानी जाके हमारा क्या हो, डिलीवर हो, यानी बीच में कहीं लीकेज के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम एनर्जी को अपना बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट है, पंपों में पानी मशीनरी हिस्सों में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए जहाँ ऑयलिंग है वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत कर सकता है। ठीक है, पंपों को सही प्रकार से उपयोग करने से ऊर्जा की बचत होती है। बिल्कुल सही है, अगर उसको हम सेफ्टी के साथ और सही से हम प्रयोग करेंगे तो उसकी ज़्यादा समय लाइफ होगी। अब बेटा हम लोग देखिए चलते हैं टॉपिक 2 की तरफ, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। देखिए बेटा कंप्रेस्ड एयर सिस्टम क्या होता है, वैसा सिस्टम जो एयर को कंप्रेस करे, यानी उसका जो है वॉल्यूम क्या करे, कम करे और प्रेशर ज़्यादा करे, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, कहने का मतलब समझ गया ना। अगर मान लीजिए अगर कोई एयर है या फ्लूइड है तो हम उसको कंप्रेस करके क्या करें, उसका आयतन घटा दें और प्रेशर बढ़ा दें, यही हमारा प्रोसेस जो है क्या कहलाता है, कंप्रेशन करते हैं। देखिए कंप्रेसर बेसिकली इसका वर्क क्या होता है, कहाँ यूज होते हैं हम लोग देखेंगे। कंप्रेसर का कार्य, रेफ्रिजरेटर, देखिए बेटा रेफ्रिजरेटर मीन्स होता है आपका फ्रिज, आप लोग जैसे फ्रिज के नाम से जानते हैं फ्रिज, तो उसी को हम लोग अगर हम साइंटिफिक भाषा में बोलें तो उसको हम रेफ्रिजरेटर के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के, आप कभी भी आप पीछे झांकिए तो एक ब्लैक कलर का एक मतलब सेमी स्फेरिकल या पैराबोलिक स्फेरिकल एक पंप लगा होता है, सॉरी कंप्रेसर लगा होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो जो फ्लूइड होता है या गैस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, यानी उस गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आयतन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए रेफ्रिजरेशन में कंप्रेशन वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दिल है। ठीक है, अगर वो कंप्रेशन सिस्टम नहीं है तो समझिए आप रेफ्रिजरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बिना वो अधूरा है। ठीक है, यह सिस्टम में रेफ्रिजरेटर को क्या कर पंप कहते हैं और बार बार साइकिल में घूमता रहता है। यह रेफ्रिजरेटर का उच्च दाब उत्पन्न करना, जिससे रेफ्रिजरेटर कंडेंसर में जाकर ऊष्मा को हटा देता है। बिल्कुल सही है, जिससे कि रेफ्रिजरेटर वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्रेसर एवेपोरेटर में लो प्रेशर पर सक्शन प्रेशर करने की सहायता करता है। ठीक है, जिससे ठंडा करने वाले स्थान का अधिकतम ऊष्मा रेफ्रिजरेंट ले लेता है और रेफ्रिजरेंट द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वह स्थान ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से ज्ञात होता है कि कंप्रेसर का मुख्य कार्य रेफ्रिजरेशन सिस्टम के हाई और लो साइड पर प्रेशर में अंतर बनाए रखना है। बिल्कुल सही है। अब देखिए बेटा कंप्रेसर के प्रकार हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसर के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कंप्रेसर है या रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ पर वर्क करता है। ठीक है,
अब देखिए क्या होता है, कंप्रेसर के निम्न प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो है सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर है, ठीक है। छोटे छोटे रेफ्रिजरेटरों में सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे कंप्रेसर की कैपेसिटी जो होती है कम होती है, ठीक है। जिनमें एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है उन कंप्रेसरों की स्पीड अधिक होती है। सिलेंडर कास्ट आयरन का बना होता है, भिन्न भिन्न साइज का होते हैं। इस पर निकिल की जाती है, अधिक ठंड उत्पन्न करने के लिए बने होते हैं। सिलेंडर के साथ पंखुड़ियाँ लगा दी जाती हैं। सिलेंडर कंप्रेसर में लगने के लिए वर्टिकल सिंगल, क्षैतिज सिंगल और 45 डिग्री सिंगल विधि का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर। इस प्रकार में कंप्रेसर में 2 से 6 सिलेंडर लगे, ठीक है। यानी मल्टी का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा, यानी 2 से, ठीक है, मिनिमम 2 होंगे, अधिक से अधिक 16 हो सकते हैं वाले कंप्रेसर अधिक कैपेसिटी होते हैं, जिनका प्रयोग व्यापारिक रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों में होता है। कंप्रेसर की संख्या के अनुसार इसके प्रयोग होते हैं, जैसे 2 व 4 सिलेंडर वाले, बी टाइप 3 सिलेंडर वाले, डब्ल्यू टाइप 2 सिलेंडर वाले। कंप्रेसर के नीचे चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, जैसा कि आप लोग अभी देखेंगे। बड़े कंप्रेसर में सिलेंडरों को ठंडा करने के लिए सिलेंडर के चारों ओर पानी के जैकेट लगा दिए जाते हैं, ठीक है। इससे कंप्रेसर की दक्षता बढ़ जाती है, ठीक है। अब चलिए बेटा हम आप लोगों को कंप्रेसर के मुख्य उपयोग दिखाते हैं। देखिए बेटा कंप्रेसर का मुख्य उपयोग क्या है। वॉक इन कूलर में कूल एवं खाना को सुरक्षित रखने के लिए, यानी जैसे देखे होंगे कि आपका फ्रीजर में क्या होता है भाई, ठंडा किया जाता है। मिल्क कूलिंग टैंक में दूध को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग कंप्रेसर का यूज करते हैं। आइस क्यूब मशीन में, वहाँ भी हम लोग कंप्रेसर का, बेसिकली चीज़ क्या है, कंप्रेसर डिवाइस है कि जब तक किसी हम वेपर कंप्रेशन को कंप्रेस नहीं करेंगे तो हमारा हाई प्रेशर, ठीक है, बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेशराइज भेजते हैं, ठीक है, ताकि हमारा एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है। वाटर कूलर में भी हम लोग कंप्रेसर का यूज करते हैं। वाटर कूलर में कंप्रेसर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं कि पानी को वो क्या करता है कि पानी को कंप्रेस करके फाइन पार्टिकल में वो क्या करता है, वो एटोमाइजेशन करता है ताकि हमें एकदम ठंडा फील हो, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज आदि में, हाँ आपने ये भी देखा होगा कोल्ड स्टोरेज के बाहर पानियाँ गिरती रहती है, तो वो कुछ नहीं होता है, वो कंडेंसर होता है। जो कंप्रेस्ड गैसेज आती हैं, वो कंप्रेस्ड गैस को क्या करता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होता है। तो प्रेशर तो हमें हाई ही चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या है कि टेम्परेचर नहीं चाहिए भाई। टेम्परेचर हाई चाहिए तब हमारा कूलिंग कहाँ हो। तो हम लोग कंडेंसर इसलिए करते हैं कि प्रेशर तो हमारा हाई हो लेकिन टेम्परेचर हमारा क्या हो, लो हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को लो करने के लिए क्या करते हैं, जब प्रेशर लो रहेगा तभी तो अधिक से अधिक हमारा हीट गेन करेगा या हीट को ऑब्जर्व करेगा इवेपोरेटर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्सपेंशन ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं। व्यावसायिक रेफ्रिजरेटर सिस्टम में संपीड़क का कार्य निम्न दाब रेफ्रिजरेटर को उच्च दाब रेफ्रिजरेटर में परिवर्तित करता है, किया जाता है। इसका उपयोग एयर कंडीशनर, हीट पंपिंग एवं बड़ी बड़ी यूनिट में कूलिंग करने के लिए बेसिकली किया जाता है, ठीक है। कंप्रेसर में ऊर्जा की बचत निम्न प्रकार से की जा सकती है। देखिए भाई कंप्रेसर में हम कैसे ऊर्जा की बचत करें, ठीक है। तो पहला देखते हैं, कंप्रेसर में ऊर्जा की प्रवाह दर, वायु दाब की जांच समय समय पर करनी चाहिए, ठीक है। यानी कंप्रेसर में है कि हमेशा गेज से हमें क्या करना चाहिए, प्रेशर गेज से देखना चाहिए कि एयर का प्रेशर ठीक ठाक है ना, ठीक है। लीकेज को ठीक करने पर भी ऊर्जा को बचाया जा सकता है, बिल्कुल सही है।
अब मान लीजिए कहीं पे लीक हो रहा है तो हमारा जो प्रेशर होगा कांस्टेंट प्रेशर पे आएगा ही नहीं, हमारा प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, हमेशा क्या होगा, लीक होता रहेगा तो कांस्टेंट प्रेशर ही होगा। जबकि हमें हाई प्रेशर चाहिए, वेरिएबल प्रेशर। पहले मान लीजिए 2 बार हो, फिर 3 बार हो, 4 बार हो। अगर कहीं लीकेज है तो आपने 10 बार भी किया तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। तो ऐसे भी कंप्रेसर में एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, कंप्रेसर को आवश्यक दबाव पर ही चलाएं, अनावश्यक दबाव पर चलाने से ऊर्जा की खपत अधिक होती है। बिल्कुल सही है। बंद सप्लाई पाइप में भी कंप्रेसर की दक्षता को प्रभावित करती है, जिसका सीधा प्रभाव ऊर्जा की खपत पर पड़ता है। फिल्टरों के समय समय पर क्या करें, जांच करें और ऊर्जा की बचत करें। कंप्रेसर को उचित रख रखाव से ऊर्जा की भी बचत की जा सकती है। बिल्कुल सही है, कंप्रेसर के उचित रख रखाव से ऊर्जा की बचत की जा सकती है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, फिगर के बारे में समझते हैं। ये क्या है, सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर है। बिल्कुल सही है। अब देखिए इस कंप्रेसर में क्या है कि एग्जॉस्ट पार्ट है आपका, ठीक है, सिलेंडर हेड है। जैसे आपने बाइक में देखा होगा सिलेंडर हेड, उसी तरह यहाँ भी आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे पिस्टन, देखिए आपका पिस्टन वर्क करता है, कनेक्टेड रॉड है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, और ये शाफ्ट है। तो शाफ्ट हम एक्चुअली करते क्या है, मोटर लगा देते हैं, विद्युत मोटर से इसको चलाया जा सकता है। ये क्रैंक शाफ्ट है और ये आपका क्रैंक है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करता है, ये एग्जॉस्ट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता है, आपका यहाँ से इनलेट लेगा और आउटलेट, और यहाँ से क्या करेगा, इनलेट को, ठीक है। तो आप यहाँ से कहीं भी अगर प्रेशर बढ़ाना होगा तो आप प्रेशर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब अगला देखते हैं, दूसरे टाइप का जो है मल्टी सिलेंडर, ठीक है, उसको भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए मल्टी सिलेंडर में क्या है, ये देखिए मल्टी सिलेंडर, ठीक है। इसमें देखिए आपके 2 सिलेंडर लगे हुए हैं, एक ये सिलेंडर लगा हुआ है, एक इधर पिस्टन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रैंक शाफ्ट है, दो क्रैंक है और 2 कनेक्टिंग रॉड है, 2 पिस्टन है और 2 सिलेंडर है, ठीक है। तो एक में सक्शन है, एक डिस्चार्ज कर रहा है, तब एक सक्शन करेगा, सिलेंडर हेड है, ठीक है, और ये पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आज पंप और कंप्रेशन टॉपिक दोनों कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।